नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज गुप्त साम्राज्य का भाग 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने भाग 1 में श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त इनके बारे में देखा था तथा उनके नवरत्नों के बारे में देखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न थे तथा उसी के आगे कुछ रचनाएं हमने देखी थी। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और इन्होंने क्या क्या विकास किए, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत। गुप्तकालीन धर्म देखेंगे। गुप्तकालीन धर्म क्या था? गुप्तों का जो राजकीय धर्म था वैष्णव धर्म था। राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ये भगवान विष्णु है ना, इनका वैष्णव धर्म था और इनका जो वाहन वो गरुड़, इनका राजकीय चिन्ह था। महरौली का लौह स्तंभ भी एक गरुड़ स्तंभ है। जो पिछले वीडियो में हमने महरौली का लौह स्तंभ देखा था ना, जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, वो भी एक गरुड़ स्तंभ है। शैव धर्म को भी गुप्तों की आस्था थी। जो गुप्त लोग थे वो शैव धर्म में भी आस्था रखते थे, क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई भी है इससे रिलेटेड कि शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहि सपनों नहीं बावा। इसलिए इनकी आस्था शैव धर्म में भी थी। वामन पुराण में चार शैव संप्रदायों की चर्चा है। जो वामन पुराण है ना, उसमें 4 प्रकार के शैव संप्रदाय बताए गए हैं। पहला शैव संप्रदाय, दूसरा पशुपति, तीसरा कापालिक और चौथा है कालामुख। ये 4 प्रकार के शैव संप्रदायों की चर्चा मिलती है। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में गुप्तों के काल में ही हुई। जो बल्लवी में गुजरात में जो जैन संगीति होती है, दूसरी जैन संगीति, वो गुप्त राजाओं के काल में ही होती है। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना भी गुप्तों के काल में ही होती है। नालंदा का पुस्तकालय को धर्मगंज या धर्मगंज भी कहा जाता था। इसमें 3 भवन थे। पहला रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। जो नालंदा का पुस्तकालय था ना, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, यह 3 भागों में बटा था, रत्न सागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। बताया जाता है जब बख्तियार खिलजी आता है, खिलजी वंश में भी इसे देखेंगे, जो बख्तियार खिलजी होता है ना, वो नालंदा विश्वविद्यालय में तमाम ब्राह्मणों को मार देता है तथा वो बौद्ध धर्म से बहुत घृणा करता है और यहाँ पर 3 महीने तक आग बुझती नहीं है। इतनी भयंकर आग लगती है तथा सभी ब्राह्मणों को वहां पे निर्मम हत्या करता है। ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कभी इसको और भी विस्तार से देखेंगे, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। चलिए अब गुप्तकालीन प्रशासन को देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन व्यवस्था को देखते हैं। देश सबसे बड़ी इकाई व ग्राम सबसे छोटी इकाई। सबसे ऊपर देश, उसके बाद भुक्ति जिसे आज हम प्रांत कहते हैं, उसके बाद विषय जिसे आज हम जिला कहते हैं, और सबसे छोटी इकाई ग्राम। सेना नायकों को नियमित वेतन के स्थान पर भूमि दान दिया जाता था। जो सेना नायक है ना, वह उनको पहले दिया जाता था पैसा। तो गुप्त काल में लगातार युद्धों के कारण इनमें खजाने में कमी होने लगी, तो इन्होंने भूमि देना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे कर वसूल करके सभी कार्य करते थे। जो सेना नायक होते थे, सेना से रिलेटेड क्या कार्य करने हैं, जो कुछ कार्य होते थे ना, वो यही भूमि से सारे कर वसूल कर काम किया करते थे। यही सेना नायक आगे चलकर सामंत कहलाए। अभी इसके गुप्त काल के बाद सामंती काल आएगा ना, वो इसी कारण से आता है, क्योंकि सेनापति जो यहाँ के होते हैं उनको भूमि मिल जाती है और कर वसूलने लगते हैं। धीरे धीरे वो राजा बन जाते हैं और थोड़े थोड़े छोटे छोटे सामंत के रूप में उभर कर आते हैं। इसी तरीके से एक बड़ा नाम आएगा अगले में, हर्षवर्धन का। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था। जो ब्राह्मण भूस्वामी होते थे उनका जो संगठन सभा कहलाती थी। ये सभाएं सड़क निर्माण, सिंचाई, स्थानीय मंदिर आदि की देखरेख का कार्य करती थी। जहां ब्राह्मण स्वामी नहीं होते थे वहां उर नामक सभा होती थी। जो जहां ब्राह्मण स्वामी नहीं होते थे, ब्राह्मण लोग नहीं होते थे,
भूमि वाले वहां पर पुर नामक सभा होती थी। व्यापारियों के संगठन का नाम नागरम होता था। नागरम पर धनी व शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण रहता था। जो नागरम होता था ना, उस पर धनी और शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण रहता था। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश, उसके बाद भुक्ति प्रांत, उसके बाद विषय या जिला, उसके बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम। चलिए अब हम गुप्तकालीन अधिकारियों को देखते हैं। गुप्तकालीन अधिकारी, जो गुप्तकालीन अधिकारी होते थे उनको देखते हैं। पहले अमात्य या कुमार अमात्य इन्हें कहते थे, जो मंत्री होता था। महासेनापति या महाबलाधिकृत, इसे सेना का बड़ा अधिकारी ये होता था। महाअक्षपटलिक, ये अभिलेख विभाग का प्रमुख होता था। प्रथम कुलिक, प्रधान शिल्पी होता था। उसके बाद उपरिक महाराज या इसे गोप्ता कहते थे, ये राज्यपाल के समान, मतलब प्रांत का ये मुखिया होता था एक तरीके से। और उसके बाद सर्वाध्यक्ष, केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महासंधि विग्राहक, जो महासंधि विग्राहक होता था, युद्ध व शांति का ये प्रधान होता था। अगला है अग्रहारिक, ये दान विभाग का प्रधान होता था। अगला प्रथम कायस्थ, ये प्रधान लिपिक होता था। रण भंडागारिक ये होता था, ये सेना की आवश्यकता की पूर्ति का अधिकारी, जो युद्ध करते टाइम सेना को आवश्यकताएं होती थी भोजन, पानी और अस्त्र की, ये व्यवस्था रण भंडागारिक द्वारा की जाती थी। महाभंडागार अधिकृत, जो ये राजकीय खजाने का प्रधान होता था। अगला है महाप्रतिहार, ये मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था, जो भवन वगैरह के, जो राजकीय भवन वगैरह रहता था ना, उसकी मुख्य सुरक्षा अधिकारी महाप्रतिहार होता था। अगला महाअश्वपति, घुड़सवार सेना का प्रधान, जो सेना होती थी ना उसमें जो घुड़सवार होते थे उनका ये प्रधान होता था। आगे और अधिकारियों को देखते हैं। अगला है विनय स्थित स्थापक, शिक्षा विभाग का अधिकारी। उसके बाद पुस्तकपाल, राजकीय दस्तावेजों का अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, ये होता है भूमि कर इकट्ठा करने वाला अधिकारी। अगला है महादंड नायक, ये न्यायाधीश होता था। अगला है दंडपाशिक, ये पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी होता था, दंडपाशिक। अगला है महापीलुपति, ये होता है गजरोही सेना का अधिकारी, जो गज युद्ध में गज होते थे ना, हाथी लोग, तो उनका जो सेना का अधिकारी होता था गज सेना का, वो महापीलुपति होता था। अगला नगर श्रेष्ठी, नगर प्रधान या शहर का व्यापारी या बैंकर। जो नगर श्रेष्ठी होता था वो बड़ा व्यापारी होता था, जो लोगों को सूत पर, साहूकार जिसे बोलते थे, जो ब्याज पर लोगों को पैसा देता था, वो बड़ा व्यापारी होता था, नगर का प्रधान होता था। अगले दो और हैं, ये अधिकारी नहीं होते थे, ये अलग से हैं। सार्थवाह, ये व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। अगला श्रेणी है, उत्पादकों और व्यापारियों का संघ होता था, उसे श्रेणी कहा जाता था। ये रहे गुप्तकालीन अधिकारी और विशेष लोग। इसके बाद गुप्तकालीन समाज को देखते हैं। गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जैसा कि आज भी देखने को मिलता है। गुप्तकालीन के समान गुप्त काल से ही हिंदू धर्म की मेन नींव रखी गई थी। हिंदू धर्म का मेन प्रचार प्रसार गुप्त काल में ही होता है। उसके बाद तो हिंदू साम्राज्य का बिल्कुल पतन होना गुप्त काल के बाद बराबर प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद अभी आगे देखेंगे आप, मुगलिया सल्तनत आएगी, अंग्रेज आएंगे, वो बिल्कुल हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश करेंगे। गुप्तकालीन समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गुप्त काल में बाल विवाह व सती प्रथा का प्रचलन में थी। जो बाल विवाह सती प्रथा है ना, वो गुप्त काल में प्रचलन में थी। हमने पीछे देखा था ना भानुगुप्त का अभिलेख, उसमें दिया सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा की जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलती है। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जो इसमें सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। गुप्तकालीन समाज के बारे में और देखते हैं। गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के समर्थक थे। जो गुप्त साम्राज्य होते हैं ना, वो हिंदू धर्म के महान समर्थक होते हैं। इन्हीं के कारण हिंदू धर्म चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है। जो उससे पहले मौर्य राजाओं ने हिंदू धर्म को दबाने की कोशिश की थी, वही गुप्त राजा
आते हैं। पहले शुंग, कर्ण और सातवाहन द्वारा हिंदू धर्म का उत्थान किया जाता है। उसके बाद महाउत्थान गुप्त राजाओं के द्वारा किया जाता है। इसी कारण इस काल में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता थी और हिंदुओं की चतुर्वर्ण व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाता था। तो 4 वर्ण व्यवस्था है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस पर विशेष बल दिया जाता था। गुप्त काल से पहले कई विदेशी आक्रमणकारी आए और यहीं भारत में बस गए। इन विदेशियों ने हिंदू समाज में स्थान दिया गया। जो ये विदेशी लोग थे ना, यहाँ आते हैं, आक्रमण करते हैं, उसके बाद यहीं के धर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने देखा था ना, हेलियोडोरस आता है और यहाँ पर गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है और भागवत धर्म को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से विदेशी आते हैं और यहाँ पर हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। उद्योग और व्यापार में उन्नति हुई, इसी कारण धनाढ्य वर्ग की उत्पत्ति हुई। इस काल में वर्ण व्यवस्था पर भी जोर दिया गया, लेकिन बहुत ही उदारता के साथ। जो इस टाइम वर्ण व्यवस्था थी ना, बहुत उदारता के साथ थी। धीरे धीरे सामंती काल आएगा ना, उसमें इसका रूढ़वादी प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा। कोई भी अपना धर्म बदल सकता था। जो इस टाइम ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी किसी जाति के आधार पर नहीं था, बल्कि कर्मों के आधार पर था। शूद्र व्यापार कर सकता था, ये शूद्र है ना, ये व्यापार भी कर सकता था। वो सेना में भी भर्ती हो सकता था, मतलब क्षत्रिय भी हो सकता था। ब्राह्मण भी सेना में शामिल हो सकते थे। ब्राह्मण भी अभी देखें ना, ब्राह्मण तमाम सारे सभाओं का स्थापना करते हैं। जो भूमि मिलती है, सामंती बनते हैं, वो इसी कारण से बनते हैं। वो क्षत्रिय का कार्य करने लगते हैं। क्षत्रिय व्यापार करने लगे, उन्हें वेद पढ़ने का भी अधिकार मिल गया। क्षत्रिय व्यापार भी कर सकता था और वेद पढ़ भी सकता था। शूद्रों को कहा गया कि अगर वे सदाचारी रहेंगे, क्योंकि शूद्रों का खान पान और भोजन थोड़ा गलत होता था, इसलिए उनसे कहा गया कि वो सदाचारी रहेंगे, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर मांस, मच्छी, इस टाइप की चीज़ें का प्रयोग करते थे, इसलिए इनके लिए बाउंडेशन रखा गया। अगर वो सदाचारी रहेंगे तो उन्हें यज्ञ करने और वेद पढ़ने का भी अधिकार दिया जाएगा। गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि शूद्रों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था। जो शूद्रों की स्थिति थी वो अच्छी थी इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी, ना कि जाति के आधार पे। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो गुप्त काल है ना, इसी कारणों से इसका समाज, धर्म, सभी चीज, आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। इसलिए ही जो गुप्त काल है ना, उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। गुप्तकालीन विज्ञान। गुप्तकालीन विज्ञान को देखते हैं। गुप्त काल में विज्ञान का क्या अवचित था। पहले है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म 499 ईस्वी में पटना में हुआ था। जो आर्यभट्ट है ना, उनका जन्म 499 ईस्वी में पटना में हुआ था। आर्यभट्ट की हमारे देश के लिए बहुत बड़ी देन है। आर्यभट्ट ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ आविष्कार करके दिया है। देखते हैं क्या क्या। गणित व ज्योतिष को अलग अलग समझाया। पहले गणित और ज्योतिष एक में ही माना जाता था, लेकिन आर्यभट्ट ने गणित और ज्योतिष को अलग अलग किया। पाई का मान 3.1416 22/7 दिया। जो पाई का मान 3.1416 दिया, वो इन्होंने ही दिया। वर्ष में 365.2591 दिन होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताया इन्होंने। वर्ष में 365.2591 दिन होते हैं। सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती। ये सबसे पहले परिकल्पना आर्यभट्ट द्वारा दी गई कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में पड़ने वाले वास्तविक कारणों की खोज की। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हम देखते हैं ना आजकल, उसके बारे में वास्तविक कारणों की खोज की। इनकी रचना आर्यभट्टियम में दशमलव प्रणालियों की व्याख्या है। जो इनकी रचना आर्यभट्टियम है ना, उसमें दशमलव प्रणाली जो आज हम पढ़ते हैं ना, वो इसके बारे में व्याख्या की गई है। और इन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और पूरी इसकी चर्चा की है। अगले हमारे हैं बारामीहर। ये ज्योतिष के महान विद्वान थे। ये इनका मेन सब्जेक्ट ज्योतिष था। आर्यभट्ट का ज्योतिष के साथ साथ गणित भी था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके नवरत्न थे ये। इनकी रचनाएं पंचसंध्यादिका और बृहद संहिता है। इनकी 2 रचनाएं हैं ये। चलिए और आगे हमारे वैज्ञानिक हैं ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया इन्होंने। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया, न्यूटन से भी पहले। न्यूटन अभी आते हैं, उससे पहले बहुत पहले ही ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बता दिया था कि पृथ्वी में कोई ना कोई आकर्षण शक्ति है जो अपनी ओर सभी वस्तुओं को खींचती है। ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इनकी रचना ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्य, ये 2 रचनाएं इनकी हैं। अरबों ने ब्रह्मगुप्त की रचनाओं का अनुवाद जो अल फजारी होता है ना, इसने अल हिंद बल हिंद के नाम से, और याकूब इब्न तारिक ने अल अरकंद नाम से किया है। जो अरब लोग आए थे ना, अरबी भाषा में ब्रह्मगुप्त की रचनाओं का अनुवाद करते हैं। अगले हमारे हैं धन्वंतरी, ये आयुर्वेद के विद्वान होते हैं। अगले हैं भाग्यभट्ट, आयुर्वेद पर अष्टांग हृदय की रचना ये करते हैं। इसके बाद हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। गुप्त काल में भूमि कर था ना, वो उपज का 1/6 लिया जाता था। जो भूमि कर थी ना, वो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्तकालीन भूमि निम्न प्रकार की थी। जो गुप्त काल में भूमि के प्रकार थे वो 4 प्रकार की भूमि होती थी। एक क्षेत्र भूमि जिसे बोलते थे, वो कृषि योग्य भूमि होती थी, उसे क्षेत्र भूमि बोलते थे। अगली खिल भूमि, कृषि योग्य भूमि ना होना, मतलब बंजर वगैरह भूमि जो होती थी वो खिल भूमि कहलाती थी। अगली है वस्तु भूमि, रहने की भूमि जहाँ पर आवास वगैरह रहते थे, मतलब मकान भवन इत्यादि बनते थे, वो वस्तु भूमि कहलाती थी। अपरत भूमि जंगली भूमि होती थी जिसमें चरागाह वगैरह लगाए जाते थे, वो अपरत भूमि होती थी। और आगे और देखते हैं कालीन करों को देखते हैं। गुप्त काल में कौन कौन से कर चलते थे। बलि, ये धार्मिक कर होता था। बातभूत, ये होता है पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर, पूजा पाठ के लिए जो इकट्ठा कर किया गया उसे बातभूत कहते थे। एक चरासन, चारागाहों पर लिया गया कर। अगला चाटन, लुटेरों द्वारा उत्पीड़न मुक्ति के लिए लिया गया कर। जो लुटेरे लोग परेशान करते थे, माल व्यापारियों का लूट लेते थे, उससे मुक्ति के लिए चाटन कर लिया जाता था। अगला बिष्टि, बेगार बिना परिश्रम के काम जो बेगार कराया जाता था वो बिष्टि कर कहलाता था। अगला प्रणय, ग्राम से लिया गया अनिवार्य कर, हर प्रत्येक ग्राम से जो अनिवार्य कर लिया जाता था वो प्रणय कहलाता था। हलदंड, हल पर लगाया जाने वाला कर। दशापराध, 10 प्रकार के अपराधों पर किया गया जुर्माना। जो 10 प्रकार के अपराध होते थे ना, उन पर जो जुर्माना किया जाता था उसे 10 अपराध कहते थे। गुप्तकालीन कला स्थापत्य को देखते हैं। मंदिर निर्माण की कला का जन्म गुप्त काल से ही माना जाता है। जो गुप्त काल है ना, वहीं से मंदिर निर्माण की कला का जन्म माना जाता है। मिट्टी के कटोरे और थालियां जिन पर चमकदार कलई, उन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। तो मिट्टी के बर्तन होते थे, उसमें चमकदार कलई की जाती थी, जिन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता था। सोना, चांदी, तांबा, हाथीदांत, शीशा से बने उपकरण, बर्तन, गहने, हथियार आदि जो थे वो इसी काल के थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलते थे ना, उसे रुपया कहा जाता था। अब गुप्तकालीन मंदिरों को देखते हैं। गुप्त काल में मंदिरों की शुरुआत होती है तथा एक से एक भव्य मंदिरों का निर्माण यहीं से प्रारंभ होता है। गुप्त काल के मंदिरों को देखते हैं। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह देवगढ़ में है, ललितपुर यूपी में है। यह रहा दशावतार मंदिर, ये बाहर का नक्शा, ये अंदर का। ये विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे हुए हैं। अगला एरण का विष्णु मंदिर, ये एरण सागर में एमपी में स्थित है। अगला तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर एमपी में स्थित है। जबलपुर जिला है ना एमपी का, वहाँ पे स्थित है। अगला पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये पिपरिया सतना एमपी में स्थित है। अगला भितरगांव का कृष्ण मंदिर, ये भितरगांव कानपुर में स्थित है यूपी में। अगला सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर महासमुंद छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला भूमरा का शिव मंदिर, ये भूमरा सतना जो सतना में है ना एमपी में,
वहीं भूमरा वहां पर है ये शिव मंदिर। अगला खो का शिव मंदिर, ये खो नौगौद एमपी में स्थित है। अगला है नचना कुठार का पार्वती का मंदिर, ये नचना कुठार पन्ना एमपी में स्थित है। अगला है गुप्तकालीन साहित्य। पिछले वीडियो में हमने कुछ रचनाओं को देखा था तथा अब बाकी की रचनाओं को देख लेते हैं तथा क्या क्या है मेन रचनाएं तथा वो किससे संबंधित है ये भी देख लेते हैं। पुराणों की रचना इसी काल में हुई। रामायण व महाभारत को अंतिम रूप मिला। जो गुप्त काल था ना, इसी में रामायण था, महाभारत पहले से जो लिखा आ रहा था उसको अंतिम रूप प्रदान किया गया। कालिदास, पहले हमारे साहित्यकार कालिदास हैं। इनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, ये इनके कालिदास के नाटक हैं। अगले काव्य संग्रह कालिदास के मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंश, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अगले हैं विशाख दत्त, इनकी मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, इसमें हम दोनों देख चुके हैं ना। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके साथ साथ चाणक्य और जो अमात्य होता है धनानंद का राक्षस, उसके बारे में मुद्रा राक्षस में वर्णन किया गया है कि राक्षस होता है उसकी मुद्रा किस प्रकार काम करती है, इसीलिए इसका नाम मुद्रा राक्षस पड़ता है। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त का दिखाया गया है उसमें वर्णन। अगले हैं शूद्रक, मृच्छकटिकम, मिट्टी का खिलौने की गाड़ी इसका अर्थ होता है। मृच्छकटिनम में निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त की एक गणिका के साथ प्रणय की कहानी। जो नगर वधु होती है गणिका, उसके साथ एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त होता है, उसके साथ में प्रणय की कहानी की चर्चा इसमें है। अगले विष्णु शर्मा है, इनकी पंचतंत्र ये कहानी संग्रह है। पहली भारतीय रचना जो अंग्रेजी में अनुवाद की गई वो पंचतंत्र है, जिसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। इसे सर टॉमस नाथ ने मॉरल फिलॉसफी के नाम से अनुवाद किया है। जो सर टॉमस नाथ है ना, इन्होंने मॉरल फिलॉसफी के नाम से इसे अनुवाद किया है। अगले हैं नारायण पंडित, इन्होंने हितोपदेश लिखा हुआ है। ये यहाँ से गुप्त काल समाप्त होता है। इसी के साथ ये वीडियो गुप्त काल की आज समाप्त होती है। इसके बाद हम अगले वीडियो में सामंती काल को देखेंगे, उत्तर गुप्त काल भी जिसे कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।